नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGA शो में। हम सब लोग शेयर में ट्रेडिंग करते हैं, शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए वो कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स यानी उसकी बैलेंस शीट, उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसका ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है, क्या उस कंपनी में ग्रोथ है या नहीं है, कंपनी के पास टर्नओवर है, कंपनी के पास बैलेंस शीट में स्ट्रॉन्ग एसेट्स हैं, क्या उसके पास लायबिलिटीज़ तो ज़्यादा नहीं है, क्या उसने कर्जा हद से ज़्यादा तो नहीं ले रखा है, अपनी चादर से बाहर पैर तो नहीं निकाल रखे हैं कि पता चले आज प्रॉफिट हो रहा है कल लॉस हो रहा है। तो इसी सारे चर्चा करने के लिए मैं आज आपको बहुत सरल शब्दों में बताऊंगा कि बैलेंस शीट को रीड कैसे किया जाता है, बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम ध्यान देने वाले होते हैं, किन किन पे थोड़ा सा फोकस करना ज़रूरी है। बिल्कुल सरल शब्दों में बताऊंगा जिससे हर आम आदमी इसे समझ सके और इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा ध्यान बैलेंस शीट पे दे सके, हवा में इन्वेस्टमेंट ना करे। क्योंकि हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें लिख के आता है ना, प्रतिभूति बाजार में जोखिम के अधीन है। तो जोखिम नहीं लेना है, आराम से इन्वेस्ट करना है, सोच समझ के करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है एसेट्स। एसेट्स को हम कहते हैं संपत्ति। संपत्ति मतलब अगर मैं कोई कंपनी ओन कर रहा हूँ तो उस कंपनी के पास कितनी संपत्ति है। संपत्ति दो तीन तरीके की होती हैं। इसमें पहली हमारी एसेट्स आती हैं फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स में क्या क्या आता है इस पर चर्चा करते हैं। जैसे आप पहला देख रहे हैं कि इसमें आ रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी ये वो चीज़ें हैं, या तो मेरे पास कैश अवेलेबल है या मेरे बैंक में पैसे रखे हुए हैं जिसको मैं इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ, विच इज़ कॉल्ड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सेकेंड आता है बैंक बैलेंस अदर देन ए अबव, यानी ऐसा कौन सा बैंक में मेरे पैसे पड़े हैं जो ए में यानी ए वाले पार्ट में नहीं है। बैंक का बैलेंस मेरा सेकेंड पार्ट में आ गया। थर्ड आ गया डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मेरे पास कोई हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट मेरे पास ऐसा रखा हुआ जिसको मैं तुरंत मैच्योर करा सकता हूँ, जैसे लाइक एफडी भी हो सकती है, कोई बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, इनको मैं मैच्योर करा सकता हूँ। अब फोर्थ में डी में है रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स का मतलब हुआ डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स का मतलब हुआ कि अगर मैंने किसी को माल उधार बेचा है जिससे पैसे वापस आने हैं, इट इज़ कॉल्ड सन्ड्री डेटर्स। रिसीवेबल्स भी इसे कहा जाता है। रिसीवेबल्स मतलब जिनसे हमें पैसे आने हैं, हमने उधार दिया हुआ है, पैसे वापस आने हैं। तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स हो रहा है, यानी व्यापार के लेन देन में जो हमें लेनदारी है हमारी। अदर रिसीवेबल्स जो बिजनेस के अलावा हमें लोगों से पैसे लेने हमने दे रखे हैं। आपको ये ध्यान जरूर देना है कि ट्रेड रिसीवेबल्स अगर हैं, आपको ये चेक करना है कि सेल के कितने परसेंट हैं। मान लीजिए आपकी सेल 100 करोड़ की है और आपके ट्रेड रिसीवेबल्स 80 करोड़ के हैं, तो यानी क्या सारा उधार दे रही है कंपनी, कैश में डील नहीं कर रही है, बैंक में नकद पेमेंट नहीं कर रही है, या उसका आइटम ऐसा आइटम है जो डायरेक्ट सेल नहीं हो रहा, जिसकी डिमांड इतनी नहीं है। क्योंकि जिस आइटम की डिमांड होगी उसका पेमेंट तुरंत आता है। अब 80 करोड़ का डेटा है तो आप उस पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगा लेना, उस पर जरूर देखना कि आगे और पीछे सालों में क्या चेंजेस हुए हैं। अगर हुए हैं तो ध्यान दीजिएगा। अब आ गया ई लोन्स। ये लोन्स एसेट्स में हैं, जबकि लोन लायबिलिटीज़ होती है। ये लोन्स वो हैं जो कंपनी ने किसी को दिए हुए हैं। कई बार क्या होता है, लोग कंपनी बनाते हैं और अपनी कंपनी में प्रॉफिट करके उसको लोन दूसरी कंपनी में दे देते हैं। वो कंपनी भी उन्हीं की होती है। तो कोई ऐसा तो नहीं हो रहा है। इसमें डाइवर्जन ऑफ फंड की बात भी आ जाती है कि इधर से कमा रहे हैं और यहाँ इन्वेस्ट करने की जगह, यहाँ पे स्टॉक भरने की जगह, कुछ और करने की जगह ये पैसे को किसी दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर दे रहे हैं। डाइवर्जन ऑफ फंड भी कहा जाता है। तो ये लोन्स आपको ध्यान रखने हैं कि लोन्स कितने हैं, लास्ट ईयर कितने थे, अब कितने हैं, कितने बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स यानी कंपनी ने कहाँ का इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, क्या म्यूचुअल फंड्स लिए हुए हैं, शेयर्स लिए हुए हैं, या किसी और कंपनी के इक्विटीज़ लिए हुए हैं, या कुछ भी करा हुआ है। एफडीआर में इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें वो इन्वेस्टमेंट आप देख लिए क्या वो कंपनी से रिलेटेड हैं। ऐसा तो नहीं है कंपनी के पास फंड एक्स्ट्रा पड़ा है, वो बिजनेस में लगाने की जगह इन्वेस्टमेंट कर दे रही है, इन्वेस्टमेंट से कमा रही है, यानी मेन सोर्स में पैसा लगा ही नहीं रही है।
अदर फाइनेंशियल एसेट जो इन सब में नहीं आएगा वो अदर फाइनेंशियल एसेट्स में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल एसेट्स की, जिसे हम करंट एसेट्स टाइप भी कहते हैं। करंट एसेट्स यानी वो एसेट्स जिसकी वैलिडिटी लगभग 8 साल की होती है। 8 साल का मतलब 8 साल में वो मैच्योर हो जाते हैं या कुछ ना कुछ फाइनल हो जाता है। इन्वेंट्री यानी स्टॉक, हमारी कंपनी में कितना स्टॉक है। एक नॉर्मल ट्रेडिंग कहा जाता है कि हर बिजनेस का ट्रेंड एनालिसिस अलग अलग होता है, फिर भी कहा जाता है कि कोई भी स्टॉक है तो कम से कम 4 से 5 साइकिल उसकी पूरे साल में घूम जाती है। यानी अगर मेरे पास 100 करोड़ का स्टॉक अवेलेबल है तो मेरा टर्नओवर कम से कम 500-600 करोड़ का होना चाहिए। अगर मेरे पास स्टॉक कम है, ज़्यादा है और सेल उसके अकॉर्डिंग उतनी ज़्यादा नहीं है, यानी उस बैलेंस शीट में क्वेश्चन मार्क लग गया है। आपको देखना पड़ेगा कुछ और इसमें प्रॉब्लम है। इन्वेंट्री भी आपको ध्यान देना है। करंट टैक्स एसेट्स, करंट टैक्स एसेट का मतलब हो गया कि आपको टैक्स लायबिलिटीज़ हैं, जैसे TDS हो गया, TCS हो गया, GST ITC रिसीवेबल्स हो गया, जो आपने टैक्स गवर्नमेंट को दे रखा है, जिसे हम बैलेंस विद रेवेन्यू अथॉरिटी भी कहते हैं। हाँ जी, तो मैंने बात करी इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी होता है कि एसेट्स कंपनी ने या तो प्लांट में लगा रखे होंगे पैसे, मशीनरी में लगा रखे होंगे, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रखे होंगे। एक बात ध्यान इसमें देने वाली है कि फिक्स एसेट्स में कोई ऐसा आइटम ना हो जो बिजनेस से रिलेटेड ना हो। मान लीजिए उसने घर में पैसे लगा दिए या कोई और एसेट्स ऐसी खरीद ली जो उससे बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है, तो वो चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। ये आपका हो गया प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट्स वगैरह में कितने पैसे लगे हुए ये चेक कर सकते हैं। गुडविल, गुडविल का मतलब है कंपनी की, गुडविल का मतलब कंपनी को ऐसी क्या उन्होंने इमेज बनाई है, जिसको जैसा कहते नहीं कि 100 करोड़ की कंपनी ज़रूर है, मेरी बैलेंस शीट 100 करोड़ की है, लेकिन मैं बैलेंस अपनी जो कंपनी को बेचूँगा 250 करोड़ की बेचूँगा। क्यों बेचेगा? क्योंकि मैं गुडविल दे रहा हूँ आपको। आपको कुछ बिजनेस में नहीं करना है, आप जैसे शुरू करोगे आपके पास सेल आनी शुरू हो जाएगी, वो होती है गुडविल। ख्याति जिसे हिंदी में कहते हैं, रेपुटेशन हम कहते हैं, जो उस बिजनेस में कमाई गई है वो गुडविल की वैल्यू भी होती है। अदर इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। इंटेंजिबल एसेट्स, अदर इंटेंजिबल एसेट्स मतलब जो दिखाई देती हैं वो वाली एसेट्स आ गई। और अदर नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, ये हमारी अदर नॉन फाइनेंशियल जो उसमें नहीं आएगा वो अदर नॉन फाइनेंशियल्स में आ जाएगा। ये तो हो गई हमारी एसेट्स वाली बात कि एसेट्स में क्या क्या होता है। अब हम बात करेंगे लायबिलिटीज़ की, कर्जे की, जिम्मेदारी की, दायित्व की, कि बैलेंस कंपनी के पास क्या क्या जिम्मेदारियां, दायित्व हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले इस पर चर्चा करी डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरा है पे बिल्स। पे बिल को हम लोग क्रेडिटर्स भी कहते हैं। क्रेडिटर्स मतलब देनदारी, हमारे को किस चीज़ के पैसे देने हैं, यानी हमने जिनसे माल उधार खरीदा है हमें उसके पैसे वापस करने हैं, कितनी देनदारी हमारी है, हम उस पर चर्चा करेंगे। अब इसमें है टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। अब आप सोच लीजिए इस वाले में अब लॉ आ गया है कि आपको 45 डेज़ में उस पैसे को वापस करना है। 45 डेज़ में वापस करना है, तो ये पैसा पुराना ना हो। अगर इसमें पैसा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है लगातार, तो आप ये समझ सकते हैं कंपनी जो माल खरीद रही है उसका पेमेंट भी नहीं कर पा रही है। परचेज से की कितनी परसेंटेज क्रेडिटर एक्सेप्टेबिलिटी है। मान लीजिए परचेज मैं करता हूँ 100 करोड़ रुपए की, क्रेडिटर मेरे खड़े हैं 90 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए, यानी मैं उन क्रेडिटर्स का पेमेंट कर ही नहीं रहा हूँ। यानी मैं माल तो खरीद रहा हूँ, बेच भी रहा हूँ, लेकिन मैं उस पैसे को डाइवर्ट कहीं और कर दे रहा हूँ, डाइवर्जन ऑफ फंड कर रहा हूँ। तो मुझे इस बात पे भी ध्यान देना है। ट्रेड्स पेबल और ट्रेड्स पेबल MISME के अलावा भी होगा, इसमें आपको अलग अलग चीज़ें अब आने लग गई हैं। डेट सिक्योरिटीज़, डेट सिक्योरिटी मतलब आपकी जितनी भी सिक्योरिटी लोन के रूप में रखी गई हैं, डेट है यानी आपको जिसका भुगतान सिक्योरिटीज़ का करना है। ये सब चीज़ों को ध्यान देना कि ये ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं आपको अगली वीडियो में रेशोज़ की भी बात करूँगा कि रेशो कंपनी के कौन कौन से कितने होने चाहिए। इसमें डेब्ट इक्विटी रेशो भी हम लोग एक निकालते हैं। वो डेब्ट इक्विटी रेशो कंपनी का कितना एक्सेप्टेबल है और कितना नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी बताऊँगा। अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज़, सबऑर्डिनेट लायबिलिटीज़ के साथ जुड़ी हुई क्या क्या लायबिलिटीज़ हैं जो आपकी मेन बिजनेस से रिलेटेड है। और अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज़
आपकी फाइनेंशियल जिम्मेदारी क्या है। कोई बैंक का लोन है, कोई आपने अदर लोगों से लोन ले रखा है, कोई रिलेटिव से लोन ले रखा है, या जिन से लोन ले रखा है वो सब इसमें हमारे आ जाएंगे। और इसके बाद हमारे आ जाते हैं आपकी नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ में प्रोविजंस। प्रोविजंस का मतलब होता है कि हमने अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग एक प्रोविज़न बनाया हुआ कि हमें सेल पे इतने % टैक्स देना है। जैसे मेरा प्रॉफिट 50 करोड़ का है तो 50 करोड़ पे 30 या 25% के हिसाब से जो भी टैक्स बनेगा मैं उसका प्रोविज़न बना लूँगा। हमारी जो बुक्स बनती है वो एक्रूअल बेसिस पे बनती है, यानी 3 सिस्टम होते हैं, एक्रूअल, कैश और मर्केंटाइल। एक्रूअल का मतलब है कि ड्यू बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। ड्यू का मतलब है जिस साल की ट्रांजेक्शन है हम उसी साल में उसको रिकॉर्ड करते हैं। इससे मतलब नहीं हमें वो पैसा कब मिलेगा या कब देना है, वो अगर मिलेगा और देने पर ध्यान देंगे तो वो कैश बेसिस हो गया। तो इन सारी बातों को हम ध्यान रखते हैं। प्रोविजंस बना लिया, अदर नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी बना ली। फिर हमारा आता है इक्विटीज़। इक्विटी मतलब कंपनी की अपनी कैपिटल कितनी है। कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो हम उसमें कैपिटल लगाते हैं। कैपिटल कितनी है उस कंपनी में, हम उस पर चर्चा करते हैं। कंपनी ने कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए पहले हमें कैपिटल लगानी पड़ती है। कैपिटल के अगेंस्ट में ही हम सारा प्लांट, स्टेशनरी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं, प्लांट पूरा बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, वो सब हम कैपिटल के अगेंस्ट में खरीदते हैं। तो इक्विटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जैसे मैंने भी आपसे रेशो की बात करी, डेब्ट इक्विटी रेशो, यानी इक्विटी कितनी होनी चाहिए और उस इक्विटी के अगेंस्ट में लोन कितना होना चाहिए, ये दोनों बैलेंस होने चाहिए। तो उस रेशो की हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मैंने आपको ये तो बता दी पूरी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या होता है मैंने आपको फाइनेंशियल्स और बैलेंस शीट में आपके एसेट्स, लायबिलिटीज़ दोनों की चर्चा कर ली। एसेट्स में फिक्स एसेट, करंट एसेट्स, कैश बैंक इक्विवेलेंट हो गए। लायबिलिटीज़ में इक्विटी आ गई, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन और आपके करंट लायबिलिटीज़, ट्रेड्स पेबल्स वगैरह जो भी है वो सब उसमें आ गए। ये होता है हमारा मोटा मोटा बैलेंस शीट का पार्ट। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी उस कंपनी का इनकम स्टेटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट कह लीजिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी वो कहाँ से पैसे कमा रही है, रिसीव्ड कर रही है। रिसीव का मतलब इंटरेस्ट इनकम, यानी उसके कहीं ना कहीं पैसे कहीं लगे होंगे बैंक में, एफडी में, किसी और सिक्योरिटी में, उसमें जो इंटरेस्ट मिला है वो यहाँ पे आ गया। फीस, कमीशन, अदर ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम मतलब जो आपकी मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है उससे जो भी पैसा कमाया जा रहा है वो ऑपरेटिंग इनकम आ गई। नेट गेन ऑफ फेयर वैल्यू चेंजेस, यानी फेयर वैल्यू चेंजेस मतलब जैसे किसी की कॉस्ट अलग थी, मार्केट रेट चेंज हो गया, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, वो FMV, फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू चेंजेस आ गई, तो वो यहाँ पे आ गई। यह सारे सोर्स हैं जहाँ से हमने पैसा अर्न किया है। अब हमारे खर्चे आ गए। फाइनेंस कॉस्ट यानी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, इसमें बैंक का इंटरेस्ट आ गया, बैंक चार्जेस आ गए, ये सारे इसमें आ जाते हैं। फीस एंड कमीशन एक्सपेंसेस, फ़ीस हमने प्रोफेशनल फ़ीस पे कर दी और आपके कमीशन वगैरह पे कर दिए, वो सब हमारे इसमें आ गए। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सारी सैलरी, सारे बोनस, सारे PF ESI जो भी हमने पार्ट बना के पूरा उसको दिया वो सारा हमारे एम्प्लॉय बेनिफिट में आ गए। हमने कमीशन, बोनस कुछ भी दिया है। डेप्रिसिएशन यानी ह्रास, कोई भी मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वैल्यू डिग्रेड होती है, यानी वो घिसावट आती है, उस घिसावट को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये डेप्रिसिएशन उसमें लगा दिया। अब हमारी जो अर्निंग और अमाउंट आई वो 3 करोड़ 12 लाख समथिंग की आई, लेकिन खर्चे हमने 4 करोड़ 23 लाख के करे, यानी हमारी रिसीविंग से ज़्यादा खर्चे हैं। और जिसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट था नेट गेन फेयर वैल्यू चेंजेस का। देखा जाए ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं ध्यान दूँ तो अगर मैं इसे ऑपरेटिंग मानूँ 69 की मेरी ऑपरेटिंग इनकम है और केवल मेरी सैलरी 144 की है, यानी मैं कहीं ना कहीं अभी बिजनेस को इस्टेब्लिश कर रहा हूँ या मेरे उस हिसाब से अर्निंग नहीं है जिस हिसाब से मैंने अपने एक्सपेंसेस बिल्ड करे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है।
कहाँ कहाँ क्या क्या है, ये मैंने आपको अभी केवल मोटा मोटा रूबरू करा दिया आपके बैलेंस शीट से, जिससे आपके सामने अगर कोई बैलेंस शीट आए तो आप ये ना लगे कि यार इसमें ऐसा क्या आ गया, देखना कैसे क्या करना है। अगर इसमें भी आपको कोई क्वेरी लगती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिएगा, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले बैलेंस शीट को ज़रूर पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को ज़रूर पढ़ें, उसकी न्यूज़ को ध्यान में रखें, उसके पास कौन कौन से काम हैं, आगे कौन सा बिजनेस एवेन्यू वो करने जा रहा है, ये सब चीज़ें ध्यान में करें। और अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना वीडियो को बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।